हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर, लास्ट लेक्चर है आज का। आज इस पाठ को हम समाप्त कर देंगे, इस लेसन को, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक केयरफुली लेक्चर को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर अभी आप नए हो तो आप पीछे जो लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पर संस्कार एकेडमी नेटवर्क और योगेश सिंह, उस पर आप जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियोस का, तो आप वहां पे जाके जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज की टॉपिक हमारी है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब कि विमीय विश्लेषण का प्रयोग, विमीय विश्लेषण का प्रयोग कहां कहां करते हैं, हमको आज यही स्टडी करना है, ठीक है ना। इसका यूज कहां कहां होता है तो आपको हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आप, हम जानते हैं, परेशान होगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर, कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करें कि सब कुछ आसान लगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हम बताएंगे कि आपको, आप इसकी सहायता से भौतिकी समीकरणों, भौतिकी समीकरणों के विमीय सत्यता की जांच कर सकते हैं। अभी आपको हम बताते हैं क्या होता है। चेक कर सकते हैं कि जो भौतिक में आपने, भौतिक विज्ञान में जो समीकरण लिखा है वह सही है कि नहीं सही है। विमीय सत्यता कहा गया है इसका नाम, क्योंकि विमा की सहायता से कर रहे हो तो इसे हमने कह दिया विमीय सत्यता, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपने पढ़ा है न्यूटन की गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। अब यह क्या सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है ना, ये हमको देखना है। तो इनके सत्य होने के लिए आप जानते हो कि पहले जोड़ा गया, ऐड हुआ है ना। अब ये जोड़ा गया है तो हम समझते हैं कि हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, ये तभी जुड़ सकते हैं जब इनकी बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी, और जो इनका आंसर आएगा वह भी इनकी बीमा के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे विमीय विधि से सत्यता की जांच, विमीय विधि से सत्यता की जांच। हम कहेंगे चूंकि यह मतलब योगफल के रूप में है, अतः यह होमोजेनिटी प्रिंसिपल का फॉलो करेगा, समांगता के सिद्धांत का पालन करेगा। तो हम कहेंगे v की विमा बराबर क्या हो जाएगा, अभी यहां पे वेग है तो एल टी पे -1, और यहां पे u की विमा, u भी एक चाल है, प्रारंभिक होता है अंतिम होता है। ये अभी चाल भी क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी का एल, समय का टी पे -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा। एटी की विमा, एटी की विमा, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटी की विमा अगर निकाल रहे हो तो ए एक्सीलरेशन त्वरण होता है, एल टी पे -2 और टी का मतलब टाइम टी, साल गुणा करोगे तो एल टी पे -1, तीनों विमा बराबर आ गए। अतः हम कहेंगे विमीय सत्यता की जांच द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह इक्वेशन क्या है, सही है। तो ऐसे कर लेंगे। मान लो कोई अगला इक्वेशन जांच करना हो, एफ बराबर एम ए होता है ना। अब आपको चेक करना है क्या यह सही है कि नहीं, ये इक्वेशन बना है क्या यह सही है कि नहीं सही है। तो आपको मैंने बहुत पहले कहा था फोर्स वाला, आप याद कर लीजिएगा क्या होता है विमा। तो आपको याद है एम एल टी पावर -2 इज इक्वल टू, यम यहाँ पे क्या है, मास है तो यम, ए क्या है एक्सीलरेशन, तो एल टी -2, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन समय, और वेग परिवर्तन एल टी -1, नीचे टी, ऊपर जाएगा तो एल टी
-2 हो जाएगा। तो अब देखो जरा, MLT -2 इज इक्वल टू MLT -2 आ गया ना। तो यहां पे हम कहेंगे अतः विमीय विधि से इसकी सत्यता की जांच करने पर यह सिद्ध होता है कि LHS बराबर RHS, अतः यह समीकरण क्या है, सही पाया गया। तो आपको कोई और समीकरण चेक करना है तो आपने पढ़ा है विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, पढ़े हो ना। अरे भाई वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन एक लेंथ है, एल हो जाएगा। वेग क्या है LT -1 और समय क्या है t। सॉल्व करोगे तो L बराबर क्या आ जाएगा, L देगा। बीवी से जांच कर लिया ना। तो इसका पहला एप्लीकेशन तो यही है कि हम किसी भी भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर योगफल के रूप में रहेगा तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, सबट्रैक्ट के रूप में रहेगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई है तो दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यही बात थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, यही बच्चे परेशान होते हैं। अगर ऐसे है तो आपको सबका अलग अलग बराबर दिखाना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो भाई ऐसे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर लिए। इसी प्रकार आपके पास कोई भी इक्वेशन होगा, विमीय विधि से आप जांच कर सकते हो कि वह इक्वेशन सही है कि नहीं सही है। अब काफी बच्चों का हमसे क्वेश्चन होता है सर इनको मतलब कि और हम अलग से कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मान लो v की बीमा क्या है LT -1 है, ठीक है, u की बीमा क्या है, यह भी LT -1 है, और इसकी बीमा क्या है, यह भी LT -1 है। तो आप कहोगे सर LT -1 और इनको ऐड कर लोगे तो 2LT -1 कहोगे ना। तो बीमा तो बराबर आई ना, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऐड वाले में सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चाहे आप अलग अलग दिखाएं चाहे जोड़ के दिखाएं, कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करना है। आपको पता है बीमा बराबर है तो जांच मतलब कि सही होता है। तो आप ये समझ गए होंगे। इस प्रकार कोई भी इक्वेशन होगा आप सत्यता की जांच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लो इसका अगला एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं। इसका अगला एप्लीकेशन है स्टूडेंट कि दूसरा किसी भौतिक राशि का फार्मूला याद करना। किसी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, लेकिन यह पता हो कि वह भौतिक राशि किन राशियों पर निर्भर करती है, किन राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है। तभी आप याद कर पाओगे, होना चाहिए। तो जैसे आप कहो सर से एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल आपको दिखाऊं मैं। तो मान लेते हैं आप जानते हो फोर्स, नहीं आपने जाना है कि फोर्स बराबर MI होता है, लेकिन हमको नहीं पता है। यही हमको निकालना है कि बताओ यह बराबर MI मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता है, यही बताना हमको है। तो हमको ये नहीं पता है, लेकिन हमको यह पता है कि जो फोर्स है वह मास पर डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और यही जो फोर्स है यह एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। डिपेंड होना पता होना चाहिए, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली चल रहा है, सब स्टूडेंट परेशान ना होइए आप, ठीक है ना। इसका यूज आप कहीं नहीं करने वाले हो। इसका यूज आपको हम जानते हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर में एक जगह मिलेगा, स्टोक्स लॉ में। जब स्टोक्स वाला हम आपको फार्मूला प्रूव कराएंगे तब ऐसे ही प्रूव कराएंगे, हर साल वही कराते हैं। तो आप यहां पे समझिए, हमको पता है कि जो फोर्स है ये एम पर डिपेंड करता है और ए पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक, अब देखो अब परेशानी ये होती है कि इनका पावर क्या है, इनका पावर क्या है, हमको नहीं पता।
यम का पावर क्या है, ए का पावर क्या है, ये हमको नहीं पता। ये मान लो यहाँ पे यम पे पावर एक्स है, ए वाई है। हो सकता है कि आपको याद है कि बराबर यम ही होता है, लेकिन हमको नहीं याद है। ये आप समझिए इस बात को। तो यह प्रोपोर्शनल टू यम पे पावर एक्स और यह प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर वाई क्यों लगा दिया, क्योंकि हमको पता नहीं कि पावर कितना आएगा। हो सकता है माइनस में आ जाए, तब क्या करोगे, तो इसलिए ये मान हमने ऐसे लगा दिए। दोनों को मिलाओ, हम कहेंगे एक हुआ है 2 से, यफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम एक्स ए वाई, या फिर यफ इज इक्वल टू के, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा एम एक्स ए वाई। हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं। अब बताओ जरा फोर्स का बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू के, तो के ही रहेगा। यम का बताओ क्या होता है, तो कहोगे सर यम ही होता है, मास है ना, और ये एक्स है, और एक्सीलरेशन है तो एल टी पे माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए का सॉरी वाई है तो वाई रहेगा। समझ गया ना। चलिए अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू के, इनको मिला लीजिए, ये हो जाएगा यम पे पावर एक्स, ए एल पे पावर वाई, क्योंकि अंदर गुणा हो जाएगा, और टी पे पावर माइनस 2 वाई। यहां तक पहुंच गया। अब आपको एक्स वाई की घात ही जाननी है, घात क्या है क्या नहीं है, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर आप यम वाले की घात यम से तुलना करो, यल वाले की यल से, टी वाले की टी से, तो क्या पाओगे, तो देखोगे यहाँ पे 1 है, तो यम का करोगे तो यक्ष बराबर 1 पा जाओगे, यक्ष बराबर 1। मान लो एल का करते हो तो यहाँ पे y बराबर 1 पा जाओगे, और मान लो t का करते हो तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y पाओगे, ये कटेगा, y इज इक्वल टू भी क्या पाओगे 1, यानी कि वही है। तो देखा x और y का मान कितना आ गया 1। अतः हम फार्मूला क्या कह सकते हैं, f इज इक्वल टू के यम पे पावर 1 ए पे पावर 1, f इज इक्वल टू के यम ए। फार्मूला बन गया ना। अब आपको कहोगे सर तो हमको पता था, ये क्या करवा रहे हो, तो यही होता ही है, ऐसे होता है इसका यूज, इसीलिए हम कहीं करते भी नहीं है, ठीक है ना। कहीं कहीं करेंगे जब हमको डिपेंडेशन पता होगा, तो आपको जब पता होगा हाँ यह चीज इस पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, तब हम इसका यूज करेंगे। हालांकि इसका यूज आप जहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लगाना, वहां पे कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो अब लेकिन एक बात है, अब कहोगे सर के का मान कैसे रखेंगे, के का मान क्या रखोगे, तो हम तो जानते हैं के का मान 1 होता है, लेकिन ऐसे हर सूत्र में थोड़ी होता है। अब मान लो वो जी वाला सूत्र प्रूफ करना हो, ग्रेविटेशनल वाला, तो जी का मान कैसे रखेंगे, वो कहां से लाएंगे, तो अभी मतलब कि बता दें आपको, ये इनका वीक पॉइंट है कि इनकी सहायता से हम गुणांक को नहीं निकाल पाएंगे। वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे लिमिटेशंस में कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, कहां हम इसका यूज कर पाएंगे, कहां नहीं कर पाएंगे, तो अभी इनकी हम परिसीमाएं आपको बताएंगे। तो फार्मूले के ऊपर हम तभी कर पाएंगे जब हमको पता रहेगा कि वह भौतिक राशि किन अलग अलग राशियों पर डिपेंड करती है, तब हम फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं डायमेंशन मेथड से, और नहीं तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यही बताएगा और घात कितनी है, प्लस में है कि माइनस में है कि क्या है, यही सब बताएगा। तो आपने इसका 2 एप्लीकेशन देखा, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट। तीसरा एप्लीकेशन आपको दिखा दूं मैं। तीसरा एप्लीकेशन ये होता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसका हम आपको कोई फार्मूला बताने वाले नहीं है बच्चों ना, इसका फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यह काम हम और मेथड से कर सकते हैं, जो कि बीमा को ही फॉलो करेगा। मात्रक मतलब कि बीमा कहां से आया, मात्रक से आया, मात्रक हमने लगाया तो वहीं से बीमा, हमने उसी का नाम एल कर दिया, वही होता है। तो इसका मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूं कि मान लो कोई कहता है कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, ये बताओ।
एक जूल में कितना अर्ग होता है। कोई कहता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको पता है 100 होता है। नहीं, ये सब तो आपको पता ही है। तो इसी की सहायता से इसको हम बताने जा रहे हैं जूल। तो सोचना पड़ेगा जूल फिजिक्स में किसका मात्रक होता है, तो कहोगे सर कार्य का एसआई मात्रक जूल है, एसआई मात्रक। और एसआई आपको पता है ना कि क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और ये अर्ग जो है यह कार्य का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो अब 1 जूल में कितना अर्ग होता है हमको ये बताना है। ये एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, यानी कि एसआई मात्रक को हमको बदलना है सीजीएस मात्रक में। ये दूसरी पद्धति का मात्रक है, दूसरी पद्धति का, इसी को चेंज करना सीखना है। तो आप कभी भी कहीं भी कभी परेशान मत होइएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल से हमारा काम नहीं होने वाला। आप कहोगे सर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन, तो ये हो जाएगा बल मतलब क्या, यम ए, विस्थापन मतलब यस। यम का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सब एसआई मात्रक चल रहा है जूल के लिए। विस्थापन का मीटर, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आ गया ना, कुछ नहीं करना, इन्हीं को बदल दो अर्ग में। अर्ग मतलब क्या, कि ग्रा को बदलना पड़ेगा ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में। सेकंड नहीं चलता कभी भी, टाइम का हमेशा सेकंड ही होगा। ठीक है, तब क्या करना, कितना आसान है सर कहोगे। तो अब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो कहोगे सर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और ये आवाज जान लो, यही जो पूरा है ना, यही जूल है, इसी को हम जूल कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में फिर 1000 ग्राम। अब मीटर का स्क्वायर, तो मीटर गुणे मीटर, ठीक है ना। अब बताओ 1 मीटर यहां भी, 1 मीटर यहां भी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कहोगे 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर और बैठा है, तो यहां भी 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को हमको बदलना नहीं है, सेकंड सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो एसआई और सीजीएस सिस्टम को जानते हो। अब 1000 10 पे 3, 10 पे 2, 10 पे 2, 10 पे 7, ये हो जाएगा ग्राम। मात्रक का भी गुणा कर लो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्रति यहां पे लगा दोगे, चाहे बटे सेकंड का स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा अर्ग, यानी कि 1 जूल में 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। देखा कितने आराम से हो गया, लाइन बाय लाइन। तो मान लो आपसे कोई कहता है 1 मीटर प्रति सेकेंड में बताओ कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितनी आसान बात। अब 1 मीटर बटे सेकंड लिखो आप। अब मीटर को बदलना है किलोमीटर में, सेकंड को घंटा में बदलना है। कितना आराम है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो आपको हमको पता है कि याद होगा किलो, हेक्टो, डेका मीटर, ठीक है ना, इसे आपको पता है ना, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये आपको पता है। अब बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर, उल्टा आना पड़ रहा है, तो कहोगे सर 1/1000 मीटर। एक ही बार तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब 1 सेकेंड में कितना घंटा, तो कहोगे सर 1/60 घंटा। ना, गलती बोल गया ना। 1 सेकेंड में कितना घंटा होता है, हम कहेंगे चूंकि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 सेकेंड बराबर 1/3600 घंटा। ये हो जाएगा 1/3600 घंटा। हो गया, पहले का गुणा चौथे से, दूसरे का तीसरे से। अब ये हो जाएगा 3600/1000। अब मीटर की जगह किलोमीटर लग गया, और यहां पे क्या लग गया, घंटा। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 218 जा 25 जा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, तो आप इनको चेंज करना जान गए ना। तो आपको मैं होमवर्क देता हूं छोटा सा। 1 न्यूटन
में कितना डाइन होता है, आप ये लगा के हमको दिखाइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। पता है आपको क्या है, यानी कि न्यूटन क्या है, फोर्स का एसआई मात्रक है, और डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस मात्रक है। तो बदल लोगे, उम्मीद करते हैं बदल लोगे। यही दो चार जानना होता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, यही सब होता है। अगर आपको इस किलो हेक्टर के बारे में पता नहीं है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको अलग से हम आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आपको सब कुछ पता होगा। तो आप इनको बदलना जान गए ना, कोई कहीं से प्रॉब्लम हुई, एक पद्धति का मात्रक है, दूसरी में बदलना है तो बदल देंगे, किसी में कहेगा हम बदल देंगे। या मान लो यहाँ पे कुछ और ही कह दे तो क्या हुआ, सेंटीमीटर ही कह दे, सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलो तो सेकेंड ही रह जाएगा, मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, जितना होता होगा अंक आगे पीछे होगा वही। तो ऐसे इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने तो आपको आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम। तो इसके यही हमारे पास 3 एप्लीकेशन थे और तीनों आपने पढ़ ली अच्छे तरीके से। आपकी बुक में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप करते रहिएगा, और अगर कहीं से आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या फिर उसकी फोटो आप भेज दीजिए, उस क्वेश्चन को लगा देंगे, या फिर अगले वीडियो में आपके लिए उसको इंक्लूड कर देंगे। आपका क्वेश्चन आप शांति से बैठ के पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बताएंगे आपको, ये तो हो गया लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये कहां तक काम करता है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं मतलब क्या, जैसे आपका भी एक लिमिटेशन है ना, आप स्टूडेंट्स का भी लिमिटेशन, इस समय सबका लिमिटेशन है, लॉकडाउन लगा है, घर से बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब कि एक दायरा होता है, फिक्स हो जाता होता है कि यहीं तक ये काम करेंगे। हर काम कोई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति के काम का एक लिमिटेशन होता है, वहीं तक काम कर सकता है। तो यह कहां तक यूज हो सकता है, उसके बाद यूज नहीं हो सकता, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि कहां तक इसका हम यूज कर सकते हैं और कहां तक यूज नहीं कर सकते हैं। तो 1 मिनट देखिए जरा, हमारे मोबाइल में वीडियो पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वीडियो आप अच्छे से देख पा रहे हो हमको लगता है, सारा बोर्ड आ रहा है। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की परिसीमाएं क्या है। तो आपको बता दूं मैं, इसकी पहला लिमिटेशन यही है कि आप किसी विमीय सूत्र से, या मान लो विमीय सूत्र आपके पास है, आप यह नहीं कह सकते हो कि यही भौतिक राशि है, क्योंकि यह जानते हो यह विमीय सूत्र कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, बलाघूर्ण का भी यही होता है। हालांकि बलाघूर्ण भी आप नहीं पढ़े हो लेकिन पढ़ लोगे। तो बताओ, यह सूत्र तो हमको मिल गया, लेकिन पता नहीं है कार्य के बारे में बात कर रहा है कि ऊर्जा के बारे में कि बलाघूर्ण के बारे में। तो यही आप नोट करिएगा पहला, कि किसी भी विमीय सूत्र से हम कोई भौतिक राशि निश्चित रूप से तय नहीं कर सकते कि हाँ यह वही भौतिक राशि है। क्या लिखेंगे, किसी भी विमीय सूत्र के द्वारा हम यह तय नहीं कर सकते कि यह वही भौतिक राशि है, क्योंकि कई भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको बता दूं इसका दूसरा लिमिटेशन क्या होता है। तो जैसे अभी अभी आपने देखा, यह बराबर क्या अभी देखा था आपने, KME देखा था ना, आराम से देखा था। तो K का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, हम कहेंगे विमीय विश्लेषण के द्वारा हम किसी भी फार्मूले में K का मान नहीं निकाल सकते, गुणांकों का मान नहीं निकाल सकते। यहां पे एक काम नहीं करेगा, इसकी परिसीमाएं यहीं तक है, इसके बाहर जाके तो काम करना दिमाग बंद कर देगा। तो पहला क्या हो गया, कई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक ही हो सकते हैं,
और जो फार्मूले होते हैं उनमें के का मान हम इसके द्वारा नहीं निकाल सकते कभी भी। तीसरी बात आपको मैं बता दूं, एक बात और बता दूं लगे यहां कि विमीय विश्लेषण के द्वारा हम केवल गुणनफल या भागफल वाले फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। विमीय विश्लेषण के द्वारा हम केवल गुणनफल और भागफल वाले फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो हम घातांकों की तुलना कर पाएंगे। अगर एक गुणा के रूप में रहेगा तभी हम घातों की तुलना कर पाएंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसे हो जाए v बराबर u प्लस ए टी, अब इनका हो गया एल टी माइनस वन, ठीक है ना, और इनका हो गया एल टी माइनस वन, इनका हो गया एल टी माइनस वन। तो बताओ किसकी तुलना करोगे? ये तो प्लस के रूप में है और तुलना उन्हीं का होता है जो ऐसे गुणनफल के रूप में रहते हैं दोनों, तो ये प्लस माइनस नहीं होता है। तो तीसरा वाला हम क्या कहेंगे कि इसकी सहायता से हम केवल गुणनफल या भागफल वाले फार्मूले ही प्रूफ कर सकते हैं और इनके अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस वाला नहीं कर सकते हैं। ये अगला हो गया। चौथा देख लो, जैसे मैंने कहा ना डिपेंडेशन किस पर निर्भर कर रहा है। मान लो कोई ऐसा हमको मिल जाए एलिमेंट, कोई ऐसी भौतिक राशि मिल जाए जो डिपेंड करती हो पहले वाली भौतिक राशि पर, दूसरे वाले पर भी डिपेंड करती हो, तीसरे वाले पर डिपेंड करती हो, चौथे वाले पर भी डिपेंड करती हो, चार चीजों पर डिपेंड करती है। अब समझिएगा जरा, ये मान लो लेंथ हो, लेंथ मान लेते हैं अभी, ये लेंथ हो, या मान लो मास हो, और या मान लो टाइम हो, और या मान लो आपका धारा आई, ठीक है ना। सभी को मिलाओगे आप, सभी को मिलाओगे तो एफ से तुलना करोगे, एफ का कहोगे सर एम यल टी पे माइनस वन हो गया ना। अब बराबर जब लगाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यल पे एक्स, एम पे एक्स, टी पे एक्स, या वाई मान लो, जेड मान लो, समझ रहे हो, आई पे ए। अब जरा बताओ, यहां पे हमारे पास तीन ही लोग हैं और यहां पे चार लोग हैं, तभी अभी फार्मूला हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तुलना आप तीन की कर पाओगे, चौथे किससे तुलना करोगे? आई वाला किससे तुलना करोगे? आई मतलब ए होता है यहाँ पे एम्पियर। अब बताओ इनकी तुलना सर कर लोगे, एक्स बराबर एक हो जाएगा, कहोगे वाई का मान एक हो जाएगा, जेड का मान माइनस एक हो जाएगा, ए का मान कहां से लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। तो यहाँ पे लिखना, लिखो आप नोट्स अगर लेके बैठे हो तो लिखो, किसी भी, यदि मतलब ऐसे लिखो आप, यदि कोई भौतिक राशि तीन से ज्यादा भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, यदि कोई भौतिक राशि तीन से ज्यादा भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तब हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हो जितने समीकरण होते हैं उतने ही मान होते हैं। तो यहाँ पे तीन समीकरण तीन मान उसी के लिए सुटेबल है। दो समीकरण होता है दो मान निकलता है, तीन समीकरण होता है तीन मान निकलता है। अब आपके पास समीकरण तीन है, चार मान निकालना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कहोगे कि वे भौतिक राशियां जो तीन से ज्यादा भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं, उन टाइप के फार्मूलों को हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चौथा हो गया। पांचवा लिमिटेशन क्या हो गया स्टूडेंट? पांचवा आप कहोगे कि इसकी सहायता से हम कोण हो गया, कोण वाला फार्मूला नहीं प्रूव कर पाएंगे। चरघातांकी हो गया, चरघातांकी मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल, ई पे पावर लगा होता है कुछ ऐसे, ये अभी आपको मैथ में मिलेगा। अभी हो गया अगला लघुगणकी हो गया, लघुगणकी हो गया। अगर किसी फार्मूले में ये सब आ गया, लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, एंगल आ गया, तो हमारा ये विमीय विश्लेषण इनको भी बता नहीं पाएगा। तो ये होते हैं इनके लिमिटेशंस। क्या होता है? पहला कि हमारे पास एक ही भौतिक राशि के या कई भौतिक राशियों के एक ही विमीय सूत्र होते हैं, तो हमें तय नहीं कर सकते किस भौतिक राशि का है। दूसरा क्या है, इस
कांस्टेंट का हम मान नहीं निकाल सकते। तीसरा क्या है, इसकी सहायता से हम केवल गुणनफल या भागफल वाले फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, योगफल और माइनस वाले को नहीं प्रूव कर सकते। चौथा हमने क्या कहा, अगर कोई ऐसी भौतिक राशि मिल गई जो 3 से ज्यादा राशियों पर डिपेंड करती है तब इनको निकाल नहीं पाएंगे। और पांचवा क्या है कि कोण वाला फार्मूला हो गया, चरघातांकी वाला, लघुगणकीय वाला, इन सबको प्रूव करने में अनेबल है, असक्षम है, नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया इनकी लिमिटेशंस। तो आपने जितनी मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आप अपने नोट पर जरूर फेयर कॉपी पूरा करिएगा, और अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा। ये वाला चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, एक चैप्टर खत्म होता है यहीं पे बच्चों, और आपके बुक में छोटे मोटे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सीजीएम परमाणु सेकंड में कितना बार कंपन करता है, तो ये आपको अपने बुक से पढ़ो सब, ठीक है ना। जितने भी इसके फंडा थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे, हमने आपको सब पढ़ा दिए। यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।